हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 9th के हिंदी के टॉपर्स बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 9 की एनसीईआरटी हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 4, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। इस पाठ के जो लेखक हैं, उन्होंने इस आत्म कथात्मक अंश में अपना पुस्तकों के प्रति प्रेम और लगाव अभिव्यक्त किया है। लेखक के बचपन में उनके यहाँ इतनी पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं आती थी कि उन्हें बचपन से ही पुस्तकें पढ़ने का शौक लग गया था। लेखक को अपनी लाइब्रेरी बनाने की प्रेरणा कैसे मिली और कब उन्होंने अपनी पहली निजी पुस्तक खरीदी, इसका वर्णन पाठकों को पुस्तक पढ़ने और उन्हें सहेज कर रखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो फिर कौन है इस पाठ के लेखक? धर्मवीर भारती। इस पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। ठीक है बच्चों, तो चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। जुलाई 1989, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ये लेखक बोल रहे हैं किसके लिए? अपने बारे में। जुलाई 1989, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। 3 ज़बरदस्त हार्ट अटैक, एक के बाद एक तो ऐसा कि नब्ज बंद, सांस बंद, धड़कन बंद। तो लेखक बता रहे हैं इस दुखद घटना के साथ बात शुरू करते हैं कि जुलाई 1989 में उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हें 3 ज़बरदस्त हार्ट अटैक आ गए थे, एक के बाद एक, और एक ऐसा आ गया कि जिससे उनकी सांस ही लगभग बंद हो गई, धड़कन बंद हो गई और नब्ज भी बंद हो गई। तो डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि अब प्राण नहीं रहे, यानी एक तरह से डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया कि अब ये नहीं है, इनमें प्राण नहीं है। ठीक है, पर डॉक्टर बोर्जेस ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। उनके डॉक्टर बोर्जेस थे, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा कि कोशिश कर लेते हैं, है ना। क्या किया उन्होंने 900 वॉट्स के शॉक्स दिए, है ना। भयानक प्रयोग, इतना ज़्यादा वॉट्स होता है बच्चों, ये इतना ज़्यादा वॉट्स होता है, 900, है ना। इसके शॉक्स दिए, तो ये एक भयानक प्रयोग था, किसी भी जीवित व्यक्ति को इतने भयानक शॉक्स देना। लेकिन वे बोले कि यदि यह मृत शरीर मात्र है तो दर्द महसूस ही नहीं होगा, पर यदि कहीं भी ज़रा भी एक कण प्राण शेष होंगे तो हार्ट रिवाइव कर सकता है। तो एक तरह से जब डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि उनमें प्राण नहीं रहे हैं, तब डॉक्टर बोर्जेस ने प्रयोग किया और उन्हें 900 वॉट्स के शॉक्स दिए, इस आधार पर कि उन्होंने कहा कि चूंकि इनको मृत घोषित कर ही दिया गया है, मृत शरीर ही है, तो दर्द महसूस नहीं होगा, पर हम चांस लेते हैं अगर कहीं ज़रा सा भी एक कण प्राण भी शरीर में बचे होंगे तो इससे ये हार्ट वापस रिवाइव कर सकता है। प्राण तो लौटे, पर इस प्रयोग में 60% हार्ट सदा के लिए नष्ट हो गया। उनके प्राण तो लौट आए, पर इस प्रयोग से क्या हुआ, उनका 60% जो हृदय था, हार्ट था, वो हमेशा के लिए नष्ट हो गया। कभी कभी डॉक्टर्स को ऐसे प्रयोग करने पड़ते हैं जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि अन्यथा तो वो उसी वक्त जीवित ना रहते। केवल 40% बचा। अब 60% नष्ट हो गया तो कितना बचा? 40%, है ना। उसमें भी 3 अवरोध हैं, यानी 3 ब्लॉकेज। ओपन हार्ट ऑपरेशन तो करना ही होगा, पर सर्जन हिचक रहे हैं, है ना। अब क्या हुआ, उन्हें ओपन हार्ट ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उसमें हार्ट में क्या है, अवरोध हैं, ब्लॉकेज हैं 3। और लेकिन सर्जन ऑपरेशन करने से हिचक रहे हैं। क्यों? क्योंकि केवल 40% हार्ट है, ऑपरेशन के बाद न रिवाइव हुआ तो, क्योंकि ऑलरेडी हार्ट केवल 40% काम कर रहा है, और अगर रिवाइव ना हो पाया और मरीज ना बचा तो तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाए, तब कुछ दिन बाद ऑपरेशन की सोचेंगे। तब तक घर जाकर बिना हिले डुले विश्राम करें। तो डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि आप घर जाकर बिना हिले डुले विश्राम करिए, और तब तक हम अन्य विशेषज्ञों की राय ले लेते हैं और फिर उसके बाद ऑपरेशन के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अगला पैरा देखिए। बहरहाल
ऐसी अर्ध मृत्यु की हालत में वापस घर लाया गया हूँ। अब वो कह रहे हैं लेखक धर्मवीर भारती जी कि मैं इस तरह की अर्ध मृत्यु की स्थिति, यानी आधा तो मेरा हार्ट काम ही नहीं कर रहा है, ऐसी हालत में मैं अधमरा सा, देखो नीचे अधमरा मीनिंग लिखा है ना अर्ध मृत्यु का, हालत में वापस घर लाया गया हूँ। अब घर आके क्या कहते हैं वो कि मेरी ज़िद है कि बेडरूम में नहीं, मुझे अपने किताबों वाले कमरे में ही रखा जाए, क्योंकि उन्हें अपनी किताबों से बहुत प्रेम था। तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे जो किताबों वाला कमरा है ना वहाँ रखो, वहाँ लिटाओ मुझे। तो वहीं लिटा दिया गया है मुझे। चलना, बोलना, पढ़ना मना। दिन भर पड़े पड़े दो ही चीज़ें देखता रहता हूँ। बाईं ओर की खिड़की के सामने रह रह कर हवा में झूलते सुपारी के पेड़ के छालरदार पत्ते हैं, और अंदर कमरे में चारों ओर फर्श से लेकर छत तक ऊंची किताबों से ठसाठस भरी अलमारियाँ। तो कहते हैं कि अब मैं लेटा रहता हूँ इस किताबों वाले कमरे में, ठीक है। और जो बाईं ओर है एक खिड़की है जिसके सामने क्या है, सुपारी का एक पेड़ है जिसके झालरदार पत्ते हवा में झूलते हैं। मैं उन्हें देखता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे पता लगता है कि लेखक को प्रकृति से कितना प्रेम था। और दूसरी ओर क्या करते हैं वो, अंदर कमरे में चारों तरफ क्या है, ऊंची ऊंची किताबों से भरी हुई अलमारियाँ रखी हैं। तो अंदर उन अलमारियों, उन किताबों को देख के जो है लेखक, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, संतोष मिलता है, क्योंकि वो किताबों से बहुत प्रेम करते थे। बचपन में परी कथाओं में जैसे पढ़ते थे कि राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं तोते में रहते हैं। बच्चों, बचपन में आप लोगों ने भी फेरी टेल्स, परी कथाएं पढ़ी होंगी, है ना, जिसमें कुछ कहानियाँ ऐसी होती थी कि भाई राजा के प्राण हैं या राक्षस के प्राण हैं, जो भी है उसके शरीर में नहीं, तोते में रहते हैं। तोते को मार दो तो उन्हें भी वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह की कहानियाँ हम लोग बचपन में सुनते थे। तो वो कहते हैं कि मुझे भी वैसा ही लगता है जैसे कि राजा के प्राण जैसे तोते में रहते थे ना, वैसे ही लगता था कि मेरे प्राण इस शरीर से तो निकल चुके हैं, वे प्राण इन हजारों किताबों में बसे हैं जो पिछले 40-50 बरस में धीरे धीरे मेरे पास जमा होती गई हैं। वो इतनी जो किताबें वो बता रहे हैं, अलमारियाँ ठसाठस भरी हुई ऊपर तक, तो वो उन्होंने 40-50 सालों में जमा की थी। तो कह रहे हैं कि मेरे तो प्राण इन्हीं किताबों में ही बसते हैं। कैसे जमा हुई, संकलन की शुरुआत कैसे हुई, संकलन मतलब इकट्ठा करना है ना, ये जो कलेक्शन है उनका, यह कथा बाद में सुनाऊंगा। पहले तो यह बताना ज़रूरी है कि किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे जागा। तो कह रहे हैं कि संकलन कैसे हुआ, ये इतनी सारी किताबें कैसे इकट्ठा हो गई, ये तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं ये तो बता दूं कि किताबें पढ़ने और इन्हें इस तरह से सहेज कर रखने का शौक मुझे कैसे लगा। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपने पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी, ठीक है। वो अपने माता पिता के बारे में बता रहे हैं। इससे पता चलता है कि इनकी माताजी भी पढ़ी लिखी थी और स्त्री शिक्षा के लिए भी कार्य करती थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने। तो कह रहे हैं कि मेरे पिता की जो नौकरी थी अच्छी खासी थी, मतलब हम लोग अच्छे खासे पैसे कमाते थे पापा, और हम आराम से रहते थे। लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। तो कह रहे हैं कि लेकिन मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही गांधी जी ने आह्वान किया कि सब लोग सरकारी नौकरी छोड़ दें, है ना। तो मेरे पिताजी ने भी सरकारी नौकरी छोड़ दी। हम लोग बड़े आर्थिक संकट कष्टों से गुजर रहे थे। अब नौकरी छोड़ दी तो फिर रेगुलर इनकम आनी बंद हो गई, तो उन्हें आर्थिक कष्ट हो गया। आर्थिक यानी रुपए संबंधी, रुपए पैसे संबंधी, देखो मीनिंग लिखा है ना यहाँ पर नीचे। आर्थिक का मतलब रुपए पैसे संबंधी, ठीक है। फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थीं, है ना। वो कह रहे हैं कि हम आर्थिक संकट में थे, हमारे पास रुपए पैसे की कमी थी, लेकिन हमारे घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे और समझते थे कि पत्र पत्रिका कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। घर में आना पढ़ना कितना ज़रूरी होता है, इसलिए उसे भी नियमित रूप से उस पर खर्चा किया जाता था जैसे अन्य ज़रूरतों पर किया जाता है। तो कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी? आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती,
गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बाल सखा और चमचम। तो कह रहे हैं कि मेरे लिए भी 2 पत्रिकाएं आती थी, जो बाल पत्रिकाएं थी, बाल सखा और चमचम उनके नाम थे। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदरी राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखा चित्र। तो बच्चों की कहानियों में तो ऐसी होती है ना, बच्चों की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, राजकुमारों, राक्षसों यानी दानवों और सुंदर सुंदर राजकन्याओं की कहानियाँ, और साथ ही उसमें चित्र भी होते थे, रेखा चित्र, है ना। रेखा चित्र क्या होते हैं? जो रेखाएं खींच खींच के बनाए जाते हैं। मुझे पढ़ने की चाट लग गई। अब वो कहते हैं कि किताबों को देख देख के फिर मुझे क्या पढ़ने का मतलब चाट लगना, क्या चाट क्या होती है? बच्चे चाट खाते तो मुंह में ऐसे टेस्ट आ जाता है ना, चाट की बात सुनते ही एक बार खाओ फिर बार बार खाने का मन करता है। तो उसी तरीके से वो कहते हैं मुझे पढ़ने की चाट लगी, यानी पढ़ने का हर समय टेम्पटेशन होने लगा कि पढ़ूँ पढ़ूँ ऐसे। हर समय पढ़ता रहता, खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता। तो वो क्या करते थे लेखक कि खाते समय भी पत्रिकाएं पढ़ते रहते। फिर उन्होंने अपनी बच्चों वाली तो दोनों पढ़ ही ली, उसके अलावा जो और पत्रिकाएं आती थी सरस्वती, आर्यमित्र, उन्हें भी वो पढ़ने की कोशिश करते, क्योंकि उन्हें पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक था। तो जो भी पुस्तक हाथ में आती उसे ही पढ़ने की कोशिश करते। घर में पुस्तकें भी थीं, उपनिषदें और उनके हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश, तो उन्होंने ये किताबें भी पढ़ी। सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ तो नहीं पाता था, पर पढ़ने में मज़ा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित। तो उन्होंने स्वामी दयानंद की एक जीवनी पढ़ी, जो कि बहुत ही रोचक थी, और उन्हें उसमें अनेक चित्र भी बने हुए थे, तो उनको बहुत ही वो पढ़ना अच्छा लगता था। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। तो वो दयानंद जी के बारे में बता रहे हैं कि वे एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व थे जिन्होंने उस समय के जो पाखंड थे ना, पाखंड मतलब जो ढकोसले, दिखावटें, उनके खिलाफ उन्होंने बहुत साहस दिखाया। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थीं उनके जीवन की, जो मुझे बहुत प्रभावित करती थीं। चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है। तो कौन कौन सी बातें उनको प्रभावित करती थी कि जब उन्होंने चूहे को देखा कि वो भगवान की मूर्ति के पास रखा हुआ प्रसाद यानी कि भोग खा रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि अरे, प्रतिमा के पास रखा हुआ भोग चूहा खा रहा है और ये भगवान जी हैं, तो ये इनको मना भी नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब प्रतिमा में भगवान नहीं है, ऐसा उन्होंने सोचा। इसी बीच वो घर छोड़कर भाग गए, फिर तीर्थों में घूमे, जंगलों में, गुफाओं में, साधुओं के बीच, है ना, और तलाश करते रहे कि ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने से हारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, है ना। उन्हें ये सब बातें उनकी बहुत अच्छी लगी। यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता, बहुत खुश, प्रसन्न, पुलकित कर देता था। जब इस सब से थक जाता, तब फिर बाल सखा और चमचम की पहले पढ़ी हुई कथाएं दोबारा पढ़ता। ठीक है, तो वो दोबारा पढ़ते उन किताबों को जो कि वो पहले पढ़ चुके थे। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर घर से भाग गया तो उन्हें चिंता होती थी माँ को। पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था, शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः मेरा नाम लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 की पढ़ाई घर पर कर चुका था। तीसरे दर्जे में मैं भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गई। लोकनाथ की एक दुकान पर ताजा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले,
वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतनी ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और पांचवे में तो मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। क्योंकि अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली थीं। एक में छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। ठीक है, उन्हें लेखक को क्या हुआ, इनाम में 2 किताबें मिली अंग्रेजी की, क्योंकि अंग्रेजी में उनके सबसे ज़्यादा नंबर आए थे। तो एक किताब क्या थी, जिसमें कहानी थी कि 2 छोटे बच्चे घूम घूम के घोंसले की खोज कर रहे हैं चिड़ियों के, और तरह तरह के बागों में, कुंज में भटकते हैं। तो इस तरह से वो उन्हें क्या क्या पता लगा, पक्षियों की जातियों के बारे में, उनकी बोलियाँ, उनकी आदतों के बारे में उन्हें जानकारी मिली इस किताब से। और दूसरी किताब क्या थी, उसका नाम था ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएं थीं। कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसे होती है, कैसे कैसे द्वीप मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती है, कहाँ शार्क होती है। ठीक है, दूसरी किताब से उन्हें पूरी समुद्र और नाविकों की ज़िंदगी के बारे में ज्ञान हुआ। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया, पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। ठीक है ना, उन्होंने जो 2 किताबें पढ़ी, एक ने उनको आकाश का ज्ञान दिया और दूसरी ने समुद्र का। पिता ने अलमारी के एक खाने से अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से ये खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। ठीक है ना, और इस तरह से उनकी लाइब्रेरी बन गई, क्योंकि उन्हें एक खाना मिला और उन्होंने अपनी किताबें वहाँ पर जमाई। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और बच्चों, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए मज़े मज़े से इसी तरह से हिंदी को। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।